वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपके प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति और समाजशास्त्र पर उसका प्रभाव, उस पर जो विद्यार्थी अपनी फाइल को, अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कौन कौन से उसमें हेडिंग्स होंगे, कौन कौन से उसके सब टाइटल्स होंगे, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो पहला तो टाइटल का ही पेज होगा जिसमें आप लिखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति और समाजशास्त्र पर उसका प्रभाव। प्रेजेंटेड बाई, जैसा भी आपका कोई भी नाम है, जैसे आशीष है, अनुज है, अंकिता है, जो भी आपका नाम है वहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और MA फर्स्ट सेमेस्टर। आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 2 में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, है ना। इट्स चैलेंज्ड ओल्ड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इसने पुराने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचों को चुनौती दी। एंड थर्ड इज क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के विकास के लिए नए सामाजिक प्रश्न पैदा हुए। पेज नंबर 3 में आप लिख सकते हैं व्हाट वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, अर्थात जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति है, वो क्या थी, बता सकते हैं इसमें ना। तो ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की, यानी राजशाही का अंत। इस क्रांति ने क्या किया कि जो राजशाही थी फ्रांस में उसका अंत कर दिया। राइज ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें इस क्रांति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का उदय हुआ। और जो ये रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति थी, उसका स्लोगन क्या था? स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। पीपल डिमांड राइट्स, जस्टिस एंड फ्रीडम। जो लोग थे वो क्या डिमांड कर रहे थे? वो राइट्स की डिमांड कर रहे थे, जस्टिस की डिमांड कर रहे थे और फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। कॉमन पीपल बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर। पेज नंबर 4 में आप लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्थात जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, फ्रांस की क्रांति थी, उसके क्या कारण थे। तो पहला कारण में आप बता सकते हैं सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में इनइक्वालिटीज एमोंग स्टेट्स, अर्थात समाज में 3 वर्गों के बीच असमानता, है ना। 3 वर्ग थे वहाँ पे, कौन कौन से? एक में राजा और राज परिवार के होते थे, दूसरे में पादरी होते थे और तीसरे में कृषक वर्ग या जो आम जनता थी वो थी। तो 3 भागों में वहाँ की जो जनता थी वो डिवाइडेड थी। सेकंड, पॉलिटिकल कॉजेज में, राजनीतिक कारण में बता सकते हैं कि एब्सोल्युटली मोनार्की, नो पॉलिटिकल राइट्स। पूरे तरीके से राजतंत्र था और राजा जो आदेश करता था सभी लोगों के लिए मानने के लिए वो लोग मजबूर होते थे, बाध्य थे राजा का आदेश हर हाल में मानना था। कोई भी पॉलिटिकल राइट्स आम लोगों के लिए नहीं था, यानी निरंकुश शासन था कि राजा जो आदेश करता था, और राजा वो आदेश करता था जो उसको अच्छा लगता था, उसको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था उसका। थर्ड में आता है इसमें इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या थे इसके। तो उसमें है हैवी टैक्सेस ऑन पुअर, गरीबों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। चौथा है इसमें इंटेलेक्चुअल कॉजेज, बौद्धिक कारण क्या थे। बौद्धिक कारण में सबसे पहले आता है इनलाइटमेंट थिंकर्स, कि उस समय कुछ नए थिंकर्स, नए जो फिलोसोफर थे उनका उदय हुआ, जिसमें जीन जैक्स रूसो है, वॉल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है। तो ये आए और इन लोगों ने जनता को मोटिवेट किया। प्रबोधन, विचारकों का प्रभाव, इनका इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के लोगों की सोच पर। 5 में लिख सकते हैं आप की चेंज ब्रॉट बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसमें पहला है एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अंत हुआ। राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति अधिकारों का विस्तार हुआ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य अस्तित्व में आए। डिक्लाइन ऑफ चर्च अथॉरिटी, चर्च की शक्ति में कमी आई। और छठा है इसमें न्यू सोशल ऑर्डर, नया सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। पेज नंबर 6 में लिख सकते हैं वाई इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी, कि जो फ्रांस की क्रांति है वो समाजशास्त्र के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। इट चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इसने पूरे समाज की संरचना को बदल दिया। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स्ड, जो पारंपरिक संस्थाएं थी वो कमजोर पड़ी, कोलैप्स हुई। न्यू सोशल प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड, अर्थात नई सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आई और उनमें सबसे प्रमुख समस्याएं
चार थी, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, इनक्वालिटी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। These conditions created the need to study society scientifically. इन चार जो कारण थे, चार जो प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने ये आवश्यक बना दिया कि समाज का जो अध्ययन है ना, वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। समाज का अध्ययन साइंटिफिक तरीके से किया जाए। 7 पेज में आप लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहला है कि फोकस ऑन सोशल चेंज, रैपिड चेंज फोर्स्ड थिंकर्स टू स्टडी सोसाइटी सिस्टमेटिकली, अर्थात तेज परिवर्तन ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पैदा की। नंबर 2, राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, पीपल बिकेम सेंट्रल इन पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट, व्यक्ति और समाज के संबंधों की नई समझ विकसित हुई। एंड थर्ड इज क्राइसिस ऑफ सोशल ऑर्डर, सोसाइटी नीडेड स्टेबिलिटी आफ्टर चाउस, सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ी। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट स्टडीड हाउ ऑर्डर इज मेंटेन्ड। 8वें नंबर में आपको जो 8वां नंबर पेज जो होगा आपका, पेज नंबर 8, उसमें आप बता सकते हैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। इसमें पहला है रेशनल थिंकिंग, तर्कशील सोच। सेकंड है साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीसरा है इसमें क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, सत्ता से प्रश्न करना। और नेक्स्ट है इसमें आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधारों की धारणा। सो दिस लेड द फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। पेज नंबर 9 में ऑगस्ट कॉम्टे एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें कॉम्टे लिव्ड ड्यूरिंग द आफ्टर मैथ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉम्टे ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद का समय देखा। उन्होंने देखा कि सोसाइटी किस तरीके से बदल रही थी आफ्टर द रिवॉल्यूशन। ही वांटेड टू रेस्टोर ऑर्डर इन ए सोसाइटी डिस्टर्ब्ड बाय रिवॉल्यूशन। वे सामाजिक व्यवस्था पुनर्स्थापित करना चाहते थे। वो देख रहे थे किस तरीके से जो सोसाइटी है वो डिस्टर्ब्ड हुई है इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। प्रपोज्ड पॉजिटिविज्म, उन्होंने सुझाव दिया प्रत्यक्षवाद का। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए प्रत्यक्षवाद के माध्यम से। सोशियोलॉजी शब्द भी कॉम्टे ने ही दिया था। 10 नंबर पेज में आप अदर थिंकर्स के बारे में बता सकते हैं। अदर थिंकर इन्फ्लुएंस्ड, उसमें नाम सबसे पहले आता है सेंट साइमन, जो कि अगस्त कॉम्टे से पहले थे, आपको पता है ही, जिन्होंने बताया कि समाज का जो परिवर्तन है वो अनिवार्य और अवश्यंभावी होता है। सॉ नीड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इमाइल डरखाइम फोकस्ड ऑन सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकजुटता। हिज आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी मेंटेन्स ऑर्डर आफ्टर डिसरप्शन। कार्ल मार्क्स सॉ रिवॉल्यूशन एज ए क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया इसने। इंस्पायर्ड टू स्टडी इनइक्वालिटी एक्सप्लोटेशन। पेज नंबर 11 में आप बता सकते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी। पहला है इसमें वर्थ ऑफ मॉडर्न सोशल थॉट्स। सेकेंड है नीड टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली। द थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल थ्योरीज। द फोर्थ इज शिफ्ट फ्रॉम थियोलॉजिकल टू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। एंड फिफ्थ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी एज ए डायनामिक प्रोसेस। एंड पेज नंबर 12 जिसमें आप उसकी समरी बता सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड ह्यूमन थिंकिंग, facilitated the emergence of sociology. Early sociologists responded to challenge of social disorder, inequality and change. Revolution provided both context and content for sociological inquiry. And last page, conclusion. The French Revolution was not only a political turning point but also a sociological milestone. क्योंकि वो एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि आप देखेंगे कि उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया। इट चेंज हाउ थिंकर्स व्यूड सोसाइटी, इसने बदल दिया कि किस तरीके से जो विचारक हैं वो सोसाइटी को देखते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड इंस्टीट्यूशन, मानव अधिकारों को देखते हैं और संस्थाओं को देखते हैं। इट क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, है ना। इसने एक फाउंडेशन तैयार किया सोशियोलॉजी के लिए, जो एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने से उभर करके सामने आया। एंड द लास्ट थैंक यू, यहाँ पर आप सबको धन्यवाद दे करके आप बोल सकते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आपका किसी का कोई भी प्रश्न है मेरी इस प्रेजेंटेशन से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने टीचर को भी आप बोल सकते हैं कि सर आप
का जो ओपिनियन है मेरी इस प्रेजेंटेशन के बारे में, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, जिससे कि मैं इसमें और अच्छे से सुधार कर सकूं और अच्छे से मैं आगे आने वाले टाइम पर अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकूं। सो मुझे लगता है पर्याप्त है, और फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर दूँ और आपको और अच्छे से कोई और अच्छी टॉपिक पर एक नई प्रेजेंटेशन आपको बताऊँ, कैसे अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करके क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा अदर स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनके काम आ सके। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।